अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 111 डिफरेंशियल एनालिसिस पार्ट नंबर 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिफरेंशियल एनालिसिस। और हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल एनालिसिस क्या होता है, फिर हम वन बाय वन आज पढ़ने लगे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि आप डिफरेंशियल एनालिसिस है वो 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सब का डिफरेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। अब आज जो हमने पढ़ना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पढ़ना है, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Our discussion will be focused on the differential analysis of financial statements. As we know, as we have learned in previous lecture, that there are 4 basic financial statements that every business or a limited company has prepared: its profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, and the statement of owner's equity. जी, हमने प्रीवियस जब मॉड्यूल स्टार्ट किया था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट होती है बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एंड लास्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। तो ये 4 स्टेटमेंट्स होती हैं जिन पर इंडिविजुअली या सेपरेटली डिफरेंशियल एनालिसिस परफॉर्म की जा सकती है। सो व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी कैन सी दैट हाउ मच इज़ द चेंज इन सेल्स, मीनिंग हैव or sales increased or decreased, and how much % change has been occurred in this sales। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात होती है, सेल्स, रेवेन्यू वगैरह, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखाए थे, उसमें सेल्स, रेवेन्यू वगैरह आ जाते हैं। तो हम आपको ये देख सकते हो डिफरेंशियल एनालिसिस के थ्रू कि कितना चेंज आया है, सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई है, कितने % चेंज आया है, यानी कितने % ये जो सेल्स हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई हैं या वैसे कि वैसे रह गई हैं। तो आप इस तरह से इसके एनालिसिस कर सकते हो। सिमिलरली, व्हाट इज़ द चेंज इन द कॉस्ट एक्सपेंस, यानी सेल्स भी आती हैं, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सेल्स, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी भी आ जाते हैं, जनरल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाती है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, प्रॉफिट्स की भी टाइप्स बताई थी आपको, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आप चेंज देख सकते हो कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और किस प्रोपोर्शन से हो रही है, किसके कंपैरिजन में हो रही है, कि अगर इस चीज़ को, सेल्स को बढ़ाया जाए तो फिर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये इतनी ज़्यादा नहीं है या कम है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस हो सकते हैं। एंड ऑल दिस कंपोनेंट टेल्स अस दैट वेदर वी हैव गॉन अप और हैव गॉन डाउन, एंड हाउ मच इज़ द चेंज एंड हाउ मच इज़ द डिफरेंस इन द वैल्यू। तो देख सकते हो कौन सी चीज़ इंक्रीज यानी अप गई है, कौन सी डाउन गई है, और कितना चेंज हुआ है, कितने % चेंज हुआ है, या इन वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस या कितना डिफरेंस आ रहा है। Similarly, we can do differential analysis of all the remaining statements like balance sheet, cash flow statement and changes in owner's equity। क्योंकि मैं यहाँ पर बता रही हूँ इन डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंशियल एनालिसिस, तो आप बाकी, मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैलेंस शीट का जो है डिफरेंशियल एनालिसिस बताऊँगी। बाकी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो रिमेनिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, उसका भी डिफरेंशियल एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। So differential analysis of profit and loss account, if we do the differential analysis of profit and loss account, then we need to see 2 things from where our revenue starts, यानी हमारा जहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की, देन व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और हाउ मच इज़ द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती हैं, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यानी जितनी यूनिट कहते हैं एक चीज़ को, कितनी चीज़ें सोल्ड हुई, यानी कितना इंक्रीज़ आया इन यूनिट्स के सोल्ड होने में, यानी कितने ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुए या कितना डिफरेंस आया सेल्स और रेवेन्यू की अमाउंट में।
यानी कितना बढ़ा और कितना इंक्रीज हुआ या वैसे ही रहा. It may be that there is no increase in the number of units, but the figure of sales or revenue become increased due to the increase in selling price. Suppose करो कि कुछ यूनिट्स हैं, जैसे 10 यूनिट की प्राइस थी 1000 रुपये, ठीक है. इसी तरह से मैं यूनिट्स इंक्रीज़ नहीं करती, उन्हीं वैसे ही टाइप के 10 यूनिट्स हैं, उनकी प्राइस है 2000 रुपीज़. यानी यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, हो सकता है कि आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ाओ नहीं, लेकिन आपका जो सेल्स और रेवेन्यू है वो बढ़ जाए. क्यों बढ़ जाए? कुछ सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करने से. तो इस तरह के डिफरेंस देख सकते हो कि अगर मैं इसकी किसी भी चीज़ की सेलिंग प्राइस बढ़ाती हूँ, यूनिट्स वही रहेंगे, तो इसका रेवेन्यू या सेल्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाएंगी. तो क्या डिफरेंस आएगा? Similarly, the cost figure or the cost of goods sold figure can also be seen accordingly. इसी तरह से आप cost of goods sold को भी देख सकते हो, कैसे increase decrease किया जाए. यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ. It means that here differential analysis tells us that if there has been an increase of 20% in our sales, then our cost should not be increased more than 20%. यानी अगर हमें डिफरेंशियल एनालिसिस ये बताती है कि अगर हमारी सेल्स जो हैं 20% यानी इंक्रीज़ हुआ है, देन हमारी जो कॉस्ट हम इनकर करेंगे, उस पर खर्च करेंगे, तो वो कॉस्ट 20% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. यानी हमने एक रेंज रख दी है, लिमिट, सर्टेन लिमिट रख दी है कि इससे इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए. इफ़ और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज मोर देन 20%, देन दीज विल बी रिलेटिव डिक्रीज ऑन आवर प्रॉफिट. यानी अगर कॉस्ट बढ़ गई, भाई जितना हम अर्न करेंगे उतनी ही कॉस्ट लगा देंगे हम. तो इस तरह से जब हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है, तो हम क्या देख सकते हो, चेंज फाइंड करते हैं, कितना चेंज आया, वो चेंज आपके सामने आ जाता है. तो उसको देखने के बाद डिसीजन लिया जा सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. अगर हमारी सेल्स बढ़ी हैं, सेल्स बढ़े तो हम कॉस्ट भी लगा दें, यानी इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इसलिए ये लिमिट है. अगर इससे डिक्रीज़ होता है तो आपको क्या है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अपने जो कॉस्ट है उसको कम करने की ज़रूरत है. तो इस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है कि आपको पता चलता है कि कम करने की क्या चीज़ ज़रूरत है और कौन सी चीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत है. So we compare the cost, revenues and profits, and from where we can also calculate EPS, जिसे अर्निंग पर शेयर डिफरेंस कहते हैं. अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है, तो उसी के कंपोनेंट्स गिवन है. फर्स्ट वन इज सेल्स, जो कि 2018 में थी 10,000 और 2019 में हो गई 15,000. देखो 10,000 से 15,000, ये 5,000 इंक्रीज़ हुआ. अगर मैं इसका चेंज परसेंट निकालती हूँ, परसेंटेज में चेंज निकालती हूँ, तो 50% सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं. यानी 2019 में 50% सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं. अच्छा, यहाँ पर मैंने परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला राइट किया है. आप चाहें तो आपको आ जाए, नहीं तो आप याद कर सकते हो, या फिर ऐसे ही टेबल राइट कर सकते हो, ये आपको समझाने के लिए है. लेकिन अगर आप चेंज निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है V2, यानी वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 100. यहाँ पर मैंने सेल्स के लिए चेंज परसेंट फाइंड किया है. यहाँ पर V2 जो थी, सेकंड वैल्यू थी 15,000 माइनस फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी 10,000 डिवाइडेड बाय V1, यानी फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई 100. दोनों को माइनस किया 5,000, 0 ये 20 इस 20 से कैंसिल, नीचे आ गया 100, डिवाइड किया 50, जो कि 50% आ गया आपके पास. ठीक है. इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी मैंने निकाल लिया, यानी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया, देन डिवाइड फर्स्ट वैल्यू से किया और मल्टीप्लाई 100. आंसर विल बी इक्वल टू 41.67%. ठीक है, आप परसेंटेज लगा लेना इसे. तो इस तरह से ये चेंज परसेंट निकला. अब चेंज परसेंट को देखते हुए आप देखें कि आपका जो 50% सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं. अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मेरी सोल्ड हुई हैं चीज़ें, उसकी जो कॉस्ट है वो मेरे पास 50% के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी उससे कम हुई है. इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया. यानी इन दोनों के मुकाबले में हालांकि सेल्स ज़्यादा हुई है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई है, लेकिन फिर भी जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, 62.5% है, यानी इन दोनों से ज़्यादा हुआ है. इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी 12% है, मेरे सामने आ गया भाई मेरे तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं. ठीक है, यानी इन दोनों से, यानी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, ठीक है, सेल्स ज़्यादा हुई, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम थी इन दोनों के मुकाबले में. देन एक्सपेंसेस उससे भी कम हुए. देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इनकम टैक्स और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सब इन सब से इंक्रीज़ हो गए.
यानी मेरा प्रॉफिट एक्सपेंसेस कम हुए ना, यानी कॉस्ट कम होने की वजह से जो ये सारे मेरे प्रॉफिट्स की टाइप्स हैं, क्योंकि हमने किया था ये प्रॉफिट का, तो ये चीज़ें हमारी इंक्रीज़ हो गई, 147% है। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा हुई, सेल से भी ज़्यादा। तो इस तरह से आप देखकर इसमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, यानी एक्सपेंसेस कम है या किसको ज़्यादा करना चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सपोज करो बढ़ाना है या कम करना है जिससे मेरा जो प्रॉफिट है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये डिसीजन मेकर्स या जो शेयर होल्डर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो इस तरह से इस डिफरेंशियल एनालिसिस के थ्रू ये डिसीजन ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर देखते हैं सेकंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2018-19 और चेंज परसेंट गिवन है, और यहाँ पर ईपीएस जिसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं, और अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है प्रीवियस लेक्चर में हमने किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1050 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर 1000 शेयर्स गिवन है, आपको ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से 2019 का भी 2590 डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स है, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स दोनों साल सेम है, बट उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो इंक्रीज़ हुआ है 2019 में। हमने बात की थी ना, जैसे यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ना बढ़ाओ, वो बेशक वही रहें, लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ाने से तो हमारी क्या है, रेवेन्यू या सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं। उसी व्यू में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में ये था, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स सेम थे। तो इसी तरह से 2019 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमारा टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो ज़्यादा है, शेयर सेम है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का निकालती हूँ परसेंट चेंज तो दोनों का सेम आता है। ठीक है, दोनों का परसेंट सेम है। मैंने यहाँ पर चेंज परसेंट का फॉर्मूला राइट किया है। चेंज परसेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज हैं, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी इक्वल टू 146.66 आ रहा था, तो ये मीन्स इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 147% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह से ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की भी आप परसेंटेज चेंज परसेंट निकाल सकते हो। तो चाहे चेंज परसेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो दोनों का आंसर सेम हुआ, यानी इतना इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, यानी आप कोई चीज़ बढ़ाने से मैं किस तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती हूँ, या कम करने से क्या करूँगी, एक्सपेंसेस कब मैंने कम करने हैं। यानी आपके पास जब परसेंटेज में वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप देखकर, जो मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स हैं वो देखकर ही बता सकते हैं कि किस चीज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, या कौन सी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, कौन सी वैल्यू अप जा रही है, डाउन जा रही है, या फिर कांस्टेंट है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती हैं सारी चीज़ें। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।